नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करते हैं मेजरमेंट से। ठीक है, यानी कि मापन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि मूल भौतिक राशियां कितनी है, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 7। कितनी होती है? 7। कौन कौन सी है मूल भौतिक राशियां? लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो ये सभी आपकी क्या होंगी? मूल भौतिक राशियां होंगी। क्लियर यहां तक? उसके बाद आगे देखिए कि हमारे पास जो ज्योति तीव्रता होती है, ठीक है, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, इसका मात्रक, इसका यूनिट क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों कैंडेला। क्या होगा दोस्तों? ये कैंडेला। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसके बराबर है? तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पूछी जाती है आपको, तो ये होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पर जो ये 12 लिखा है तो ये किलोमीटर के लिए लिखा, अगर यहां पर आए 15 तो ये होगा दोस्तों आपका मीटर के लिए, क्योंकि 1000 यानी कि 3 जीरो बढ़ जाएंगी, मीटर में जाती। ठीक है, तो 12 आएगा अगर यहां पे तो किलोमीटर है, अगर 15 आएगा तो मीटर रहेगा। क्लियर हुआ? तो एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 10⁻15 मीटर। क्लियर? उसके बाद पारसेक। ठीक है, तो पारसेक क्या होता है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों, ये भी आपकी दूरी मापने की इकाई है। पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। और एक पारसेक जो होता है, ठीक है, वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक क्या होता है? तो वो होगा बार। क्या होगा दोस्तों? बार होगा। उसके बाद आगे शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होगा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। MKS प्रणाली में त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है? M यानी कि मीटर, K यानी कि किलोग्राम, S यानी कि सेकंड। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद जो हमारी 7 भौतिक राशियां, ठीक है, मूल राशियां जो हमारी, तो उनके बारे में देखिए। तो सबसे पहले लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान यानी कि मास किलोग्राम में होता है, केजी में। ठीक है, समय टाइम सेकंड में यानी कि एस। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। ठीक है, ए से डिनोट करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर, ताप किसमें मापा जाता है? केल्विन में। किसमें मापा जाएगा? ये केल्विन में, के से डिनोट करेंगे। पदार्थ की मात्रा मोल में। पदार्थ की मात्रा किसमें करेंगे दोस्तों? मोल में डिनोट करेंगे। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ठीक है, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये कैंडेला होता है। तो पूछा जाता है कि पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल होगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा? कैंडेला होगा। ठीक है, उसके बाद 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके समतुल्य होता है? तो ये होता है दोस्तों 1 बार के। ठीक है, 1 बार के बराबर होता है क्या? 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 10⁻−12 ग्राम के। कितना होगा दोस्तों? 10⁻−12 ग्राम के बराबर होता है। उसके बाद पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल किस राशि का मात्रक है? दाब का। ठीक है, और होता है क्या है पास्कल? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद आगे चलिए, बल। बल का मात्रक क्या होगा दोस्तों? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। ठीक है, आवेग यानी कि इंपल्स
का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। क्या होगा? न्यूटन सेकंड होगा आवेग का मात्रक। ठीक है। उसके बाद वायुमंडल में ओजोन परत है, जैसे O3। ओजोन परत क्या है दोस्तों? O3। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए कौन सा मात्रक यूज किया जाता है? तो उसको बोलेंगे डॉब्सन। क्या बोलेंगे दोस्तों? डॉब्सन। पूछा जाता है पेपर में कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डॉब्सन का। ठीक है। और आप सभी जानते हो कि जो ये ओजोन परत है ये CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो कि फ्रिज एसी से निकलती थी, इसकी वजह से इसमें छेद हुआ है। ठीक है, अंटार्कटिका में। उसके बाद आगे देखिए, एंगस्ट्रोम में क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रोम में क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। ऐसे साइन होता है दोस्तों इसका ये वाला। ठीक है। तो एंगस्ट्रोम में क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य। उसके बाद ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बार बार पूछा जाता है पेपर में। एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर HP, एक HP किसके बराबर होती है? कितने वोट होते हैं इसमें? 746 वोट होंगे। कितने होंगे? 746 वोट होते हैं। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर यानी कि 2 जीरो और कटेंगी। ठीक है, तो फिर कितना आएगा? 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है। मिलीमीटर में हो तो 10 की पावर 3 मिलीमीटर। क्लियर हो जाएगा यहां तक? ऐसा एक यहां पे क्यों कटा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो उसी हिसाब से 1 जीरो कटी। यहां पर 2 क्यों कटी? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए 2 कटी। तो अगर मीटर में पूछे 10 की पावर -6, सेंटीमीटर में 10 की पावर -4, और अगर मिलीमीटर में पूछे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये होता है एक माइक्रोन। उसके बाद आगे, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओम मीटर क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। उसके बाद रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है? तो रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक है। कैसे मात्रक है दोस्तों? ये पूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट। कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री यूनिट होंगे। क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल का बहाव। कहते हैं कि अब नदी में इतने क्यूसेक पानी है, इतना ये वो बाढ़ आने का साथ, तो इसका मतलब क्या है कि क्यूसेक जो होता है इसमें क्या मापा जाता है? आपका जल का बहाव मापा जाएगा। क्या मापा जाएगा? जल का बहाव मापा जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बाइनोक्यूलर दूरबीन का। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बाइनोक्यूलर दूरबीन का। उसके बाद दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध वाले जो उत्पाद होते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उनमें फैट कितना है वो चेक करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? किस मीटर का प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे दोस्तों ब्यूटीरोमीटर। किसका करेंगे? ब्यूटीरोमीटर का। क्लियर? उसके बाद आगे, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये रहेगा दोस्तों लक्स मीटर। किसका करेंगे? लक्स मीटर का। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? लक्स मीटर का। समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, घन कोण किस प्रकार की राशियां? समतल कोण यानी कि घन कोण। ठीक है, किस प्रकार की राशियां? पूरक राशियां। किस प्रकार की हैं ये? पूरक राशियां यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है, और हृदय की जो ध्वनि होती है ये कितनी फ्रीक्वेंसी की होती है? 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, कितने हर्ट्ज से कम होती है? ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। उसके बाद अब आते हैं हमारे पास अदिश और सदिश राशियां। ये हमने क्लास में पढ़े भी हैं वैसे। ठीक है, तो एक बार और देखेंगे। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण। ठीक है, ये सभी कैसी हैं दोस्तों? सदिश राशियां। इनके अलावा कौन सी बची? दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय। ये सभी जो राशियां होंगी ये होती है आपकी अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशियां कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है,
तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इनके कुछ यूनिट है, जैसे कि एक एंगस्ट्रम जो होते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है। एक एंगस्ट्रम जो बराबर होता है दोस्तों वो होता है 10 की पावर -10 मीटर के। किसके बराबर होगा? 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई जो होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। कितनी होगी? 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है। एक डोप्सन क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, ठीक है। तो ये होता है 10 माइक्रोमीटर के बराबर। किसके बराबर होगा दोस्तों? ये 10 माइक्रोमीटर। अब जो इनमें जरूरी है वो देखिए, ये जरूरी है यहां पे एक बैरल, ठीक है। एक बैरल में कितने लीटर पानी होता है ये पूछ लिया जाता है आपको। एक बैरल में कितने लीटर पानी होता है? 159 लीटर। कितना होगा दोस्तों? 159 लीटर। एक माइक्रोन अभी पढ़ा था 10 की पावर -6 मीटर। सेंटीमीटर में कितना था? 10 की पावर -4 मीटर था। और अगर मिलीमीटर में देखें तो 10 की पावर -3 मिलीमीटर था। एक नैनोमीटर में क्या होगा दोस्तों? 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 मीटर होगा। एक टेरोमीटर में 10 की पावर 12, ठीक है। चलो ये भी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। अब आपके लिए जरूरी क्या है? एक फैदम में क्या होता है? 6 फीट। जब 6 फीट हो जाते हैं तो एक फैदम बन जाता है। क्लियर? उसके बाद आगे यहां पर देखिए क्या दिया गया दोस्तों। कहते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगर आपको पूछे कि चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करता है, तो पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है। क्लियर? चलिए आगे। अब आगे टॉपिक आता है आपका यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज्म। कौन सा आएगा? यांत्रिकी यानी कि मैकेनिज्म। अब इसमें देखिए क्या होता है। प्रक्षेपय गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर कोई भी चीज है, जैसे कि एक छोटा सा पत्थर उठा लो आप, वो आपको दूर फेंकना है, कितनी ज्यादा दूर तक फेंक सकते हो उसके लिए एक एंगल बनाना है आपको, ठीक है। तो वो एंगल आपका कितना होना चाहिए? 45 डिग्री का। कितना होना चाहिए दोस्तों? ये 45 डिग्री के एंगल पे जब आप किसी चीज को फेंकोगे तो वो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी, ठीक है। उसके बाद मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हटती है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। और ये क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम है। न्यूटन का कौन सा नियम है दोस्तों? ये तीसरा नियम होगा। उसके बाद संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर याद रखें, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होगी? बल के बराबर। किसके बराबर होगी? ये बल के बराबर होती है। उसके बाद न्यूटन का प्रथम नियम किससे ये परिभाषित करता है? तो ये जड़त्व को यानी कि इनर्शिया को। किसको करेगा? जड़त्व को, इनर्शिया को। ये बताया गया आपको क्लास में। उसके बाद प्रक्षालन मशीन यानी कि प्रक्षालन क्या होता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? ये करती है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कौन से होते हैं दोस्तों? जो केंद्र से बाहर की ओर लगते हैं। जो केंद्र से बाहर की ओर लगे वो कौन से होंगे? अपकेंद्रीय। और जो बाहर से केंद्र की ओर लगे वो कौन से होते हैं? अभिकेंद्रीय, ठीक है। सेंट्रीपिटल होते हैं। और ये अपकेंद्रीय कौन से दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। उसके बाद आगे क्या आता है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, इस वजह से। उसके बाद न्यूटन के नियम दिए इन्होंने। न्यूटन के क्या दिए दोस्तों? नियम दिए। तो गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्लियर? जैसे कि इसके एग्जांपल है, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, ठीक है, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना,
कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना, ये किसके उदाहरण होंगे दोस्तों? न्यूटन की गति के पहले नियम के उदाहरण होंगे। उसके बाद आपके पास आता है दूसरा नियम, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को, डेफिनेशन आ सकती है इसलिए पता होना चाहिए, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर को उस पर लगाए गए बल के समानुपाती, यानी कि जो संवेग की दर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है दोस्तों? बल के, ठीक है। तो संवेग किसके? बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी को क्या कहेंगे हम? सेकंड लॉ। लिखेंगे कैसे इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? F इज इक्वल टू एम ए लिखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है इसका? गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ठीक है, देखा होगा आपने। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है, तो वो क्या है? आपका सेकंड लॉ है, ठीक है। उसके बाद तीसरा नियम देखिए, तो तृतीय गति का नियम यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो इसीलिए गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला नियम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल कैसे रहेंगे? बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। दूसरा, रॉकेट वायुयान की गति। तीसरा, चप्पू चलाने पर नाव आगे जाती है। चप्पू वो होते हैं जो आप नाव चलाते समय रखते हो ना हाथ में, लकड़ी के होते हैं, आप उसको पीछे की तरफ खींचते हो तो नाव आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये आपके कौन से रहेंगे? तीसरे नियम के। उसके बाद आगे, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? तो ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये क्या होता है? ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। ये होता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसके बाद आता है आपके पास, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल क्यों उठता है? क्योंकि जो जैसी एंट्री करेगा वायुमंडल में फ्रिक्शन के कारण, जैसे यहां पर एंट्री करेगा वो, तो यहां पर क्या है? वायुमंडल है हमारा, इसमें एंट्री करेगा तो घर्षण बल उत्पन्न होगा। घर्षण के कारण उसमें एक तरह से लगा लो कि आग लग जाएगी, आग के कारण वो जल जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे, ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति, ठीक है, यानी ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण है, ये में प्रभावी बल है। क्यों वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं? तो ये बल कौन सा होगा? अभी केंद्रीय सेंट्रीपिटल, ठीक है। कौन सा होगा? अभी केंद्रीय बल। बाहर से केंद्र की तरफ लगता है, यानी कि यहां पर सूर्य, ये ग्रह होते हैं तो ऐसे घूमते हैं ये, ठीक है। अगर इन पे बाहर की तरफ लगता है तो ये दूर चले जाते हैं, अभी अंदर की तरफ लगता है तो अभी केंद्रीय। क्लियर? उसके बाद, दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना, ठीक है, किस कारण होता है? ये अपकेंद्रीय बल। किस पर होगा? ये अपकेंद्रीय बल पर। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? वायु प्रक्षोभ। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? वायु प्रक्षोभ, ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर काम करेगा दोस्तों? ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सरल आवृत्ति, ये सरल आवर्त गति, ठीक है। क्या आएगा? सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें क्या होता है? प्रत्यास्था यानी कि इलास्टिसिटी और इनर्शिया यानी कि जड़ता, ठीक है, इन दोनों की आवश्यकता होती है। सरल आवर्त गति में के दोलन में किसकी आवश्यकता होगी? प्रत्यास्था और जड़ता की, ठीक है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? हुक के नियम पर, हुक्स लॉ पर काम करती है। किस पर काम करेगी? हुक्स लॉ पर काम करती है। उसके बाद, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाए तो तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक
कितना लगाना होगा, ठीक है। गति दोगुनी कर दी, रोकना उतनी ही दूरी के लिए, ठीक है। तो तब आपको जो ब्रेक लगाना होगा वो 4 गुना लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा दोस्तों? ये 4 गुना ब्रेक लगाना पड़ेगा। उसके बाद कुछ हमने लीवर की बात भी की थी। तो जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? जेट इंजन किस पे काम करेगा? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पे काम करेगा? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब हमारे पास उत्तोलक थे, लीवर थे 3 श्रेणी के, पहली श्रेणी का, दूसरी श्रेणी का और तीसरी श्रेणी का। पहली श्रेणी में क्या आता है? कैंची, हेडपंप, साधारण तुला और प्लास, ठीक है। कौन कौन से आएंगे? कैंची, हेडपंप, साधारण तुला और प्लास। दूसरी में क्या आएगा? नींबू निचोड़ने की मशीन, ठीक है। क्या आएगा? नींबू निचोड़ने की मशीन। तीसरी श्रेणी में क्या आता है? स्टेपलर आएगा, चिमटा आएगा, मनुष्य का हाथ आएगा, ठीक है। ये हमने क्लास में भी चर्चा की थी इनकी। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहां पर देखिए, कहता है पेंचकस के द्वारा पेंच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना। किसके उदाहरण है ये? बल आघूर्ण के। किसके उदाहरण होंगे दोस्तों? ये बल आघूर्ण के कारण होंगे, यानी कि टॉर्क के, ठीक है। किसके होंगे? ये टॉर्क के। यहां तक क्लियर है आपका? उसके बाद चलिए आगे। अब आते हैं आपके पास गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो देखिए इसको आगे। तो पृथ्वी का जो प्लान वेग होता है दोस्तों हमारा, वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड।